हेलो एवरीवन, हेयर आई एम डॉक्टर वंदना गुप्ता। मैं पीएचडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है इलाहाबाद से, और मैं यूजीसी नेट और जेआरएफ भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। और इसके साथ में मैंने बीएड भी किया हुआ है, और सी टेट और टेट ये भी हमने क्वालिफाई कर लिया है। तो यहाँ मैं आपको होम साइंस पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि ये मेरी पहली क्लास है। तो इसमें जितने भी होम साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि पांचों सब्जेक्ट्स जो भी हैं, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँगी आपके। और अकॉर्डिंग टू कोर्स, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, टेक्सटाइल है, तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूँगी आपके। और इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो सीरियल वाइज जैसे दिया हुआ है उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, होम साइंस की सारे सब्जेक्ट्स को मैं ही कवर करूँगी। तो मैं तो यहाँ पर मैं सारे जो, अगर किसी इस कोर्स से रिलेटेड, होम साइंस से रिलेटेड, इसकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे वो डिस्कस कर सकते हो। मैं आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। और आप जो है इसके कोर्स को लेकर के कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके एग्ज़ाम से पहले सारे कोर्स कवर करवा दूँगी, और आपको अच्छे से जितनी ये कोशिश हो सकेगी मेरी, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको वो चीज़ डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ मैम ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये मेरी पहली क्लास है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ कि जो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन का पहला टॉपिक है वो है पौष्टिकता की संकल्पना, मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन के टर्म्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन साइंस क्या है, फूड साइंस क्या है। इस तरीके से और भी टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो मैं यहाँ से आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फूड, मीन्स इसको हिंदी में आप खाद्य या भोजन भी कह सकते हो। लेकिन अब फूड का मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड में आ जाए पिज्ज़ा, बर्गर, डोसा, इडली। ठीक है, फूड तो ये भी है, डिश ये भी है, लेकिन हम यहाँ पर साइंटिफिकली उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि फूड क्या होता है, फूड साइंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फूड क्या होता है, तो यहाँ पर फूड का मतलब है विच नर्सेस द बॉडी, यानी कि फूड का मतलब है, भोजन का मतलब है जो कि हमारी बॉडी को पोषण प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो पोषण प्रोवाइड कर रहा है वो, जैसे कि अब जो फूड है तो वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और सेमी सॉलिड भी हो सकता है। यानी कि हम पानी भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो वो सॉलिड में आ गया, ये आपका लिक्विड में आ गया। तो दोनों ही हम खा रहे हैं और पी रहे हैं। तो जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो वहां पर क्या होता है, जो हमारी बॉडी की नीड है, आवश्यकता है, क्या है वो आवश्यकता, ये है एनर्जी की हमें जरूरत होती है, बॉडी बिल्डिंग की जरूरत होती है, रेगुलेशन की जरूरत होती है, और हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा चाहिए, जो कि इम्यूनिटी से हमको मिलती है। ठीक है, जो भी डिजीजेस हैं उनसे हमको सुरक्षा चाहिए होती है, काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, और हमारी जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और नए सेल्स की डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हें हमारे बॉडी को इनकी आवश्यकता होती है। और ये कहाँ से मिलते हैं आपको, ये हमें फूड से मिलते हैं, यानी कि भोजन से मिलते हैं। तो और ये इनकी किस प्रोसेसिंग के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि हमने फूड लिया हुआ है, ठीक है, तो जब हम उसको लेते हैं, मतलब स्वैलो करते हैं, वो हमारे बॉडी में जाता है, देन उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद का उसका एसिमिलेशन होता है, और देन वो जो है हमारी बॉडी को नरिश करता है, यानी कि हमारी बॉडी को पोषण प्रोवाइड करता है। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं फूड साइंस पर, यानी कि खाद्य विज्ञान। अब जो खाद्य विज्ञान है वो क्या चीज है, इट इन्वॉल्व्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंजेस दैट अकर इन दीज कंपोनेंट्स, यानी कि जब हम फूड
प्रिपेयर करते हैं, कोई भी आप डिश बना रहे हो, देन जो प्रिपेयर आप कर रहे हो उसमें जो फूड के अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है, कंपोनेंट का मतलब है कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वही कंपोनेंट्स है फूड की, ठीक है। तो इनमें जब आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो तो जब इनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जो उसमें डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में फूड प्रिपरेशन के समय बाद में जो उसमें चेंज आ रहा है, उसको स्टडी करना, उसको जानना समझना ही फूड साइंस कहलाता है, यानी कि खाद्य विज्ञान कहलाता है। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो नेचुरल भी होते हैं, यानी कि प्राकृतिक भी हो सकते हैं, या फिर जो आप जब खाना तैयार कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसमें आप हैंडलिंग प्रोसीजर का यूज कर रहे हो, अपने हाथों का यूज कर रहे हो, तो वो हाथों का जब आप यूज करते हो तो उसके द्वारा भी उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये जो नेचुरल और जो हैंडलिंग प्रोसीजर के थ्रू चेंजेस उसमें आ रहे हैं, तो इसी को जानना समझना, उस पर स्टडी करना ही फूड साइंस कहलाता है, यानी कि खाद्य विज्ञान कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, तो अब आते हैं न्यूट्रिशन पर। अब आपको पता चल गया कि फूड क्या होता है और फूड साइंस क्या होता है। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पर। तो पोषण क्या होता है? डिफाइंड एज फूड एट वर्क, ठीक है, डिफाइंड एज फूड एट वर्क इन द बॉडी, यानी कि जब हम भोजन लेते हैं तो हमारी बॉडी में जब वो जाता है, हमारी बॉडी को जब वो पोषण प्रोवाइड करता है, उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण कहते हैं। अब ये इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि जब हमने फूड लिया, उसके बाद में जब वो हमारी बॉडी में गया, डिफरेंट प्रोसेसिंग हुई और हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड हुई, ठीक है। और नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड होता है? क्योंकि जब हम फूड लेते हैं तो उसमें जो जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी कि जो उसमें न्यूट्रिएंट पोषक तत्व प्रेजेंट हैं, जब हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो वो उनका अलग अलग फंक्शन होता है, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो जब हम हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो यानी कि स्टार्टिंग से लेकर जब हम भोजन को ले रहे हैं, हमारी बॉडी में जा करके वो फंक्शन कर रहा है, हमारी बॉडी को नरिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं पोषण के अंदर इंक्लूड होती हैं, यानी कि न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन साइंस। तो ये एरिया ऑफ नॉलेज है जिसमें कि जो फूड हमारी बॉडी में जा रहा है, जिस तरीके से हमारी बॉडी को नरिश कर रहा है और फंक्शन कर रहा है, जो न्यूट्रिएंट फंक्शन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में जो फूड का रोल है, जो फूड की भूमिका है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? भोजन से ही मिल रही हैं। तो जो हमारी बॉडी में जो ये फूड की भूमिका है, जो ये रोल निभा रहा है, उसी के रिगार्डिंग जो नॉलेज है, उस पर जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसको जो हम जान रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, वो जो है यहाँ पर न्यूट्रिशन साइंस कहलाता है। इसके बाद आता है हेल्थ। क्या चीज? ये ब्रांच के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ से रिप्लाई भी करना है? अच्छा, ओके। तो यहाँ पर गुड आफ्टरनून। हाँ, इसकी ब्रांचेस यहाँ पर लखनऊ में भी हैं और आलमबाग। ज़्यादा एक्चुअली आज मेरी ये पहली क्लास है, तो अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है कि इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, लेकिन आई थिंक लखनऊ में इसकी हैं ब्रांचेस, कपूरथला में इसकी ब्रांच है और एक हजरतगंज में इसकी ब्रांच है। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको होम साइंस सब्जेक्ट जो है पढ़ना है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, क्लास ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ जो है यानी कि स्वास्थ्य, तो ये WHO, अच्छा ठीक, तो जो ये हेल्थ है, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया है, जो उन्होंने डेफिनेशन दी है हेल्थ की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हेल्थ हमारा, अगर कोई पर्सन, उसको कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ है, हेल्दी है। हेल्थ का मतलब है कि जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली, यानी कि
बहुत मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर वो स्वस्थ है, तब वो पर्सन जो है हेल्दी कहलाता है। ठीक है, सिर्फ डिजीज ना होने की वजह से वो हेल्दी नहीं होता है। जब वो पूरी तरीके से ओवरऑल हेल्दी होगा, तभी वो हेल्दी कहलाएगा। तो ये WHO ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दी हुई है इनके अकॉर्डिंग। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, टर्म पर। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिशन हो गया, फूड हो गया, हेल्थ के बारे में हमने बता दिया। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन से हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं? जैसे मैंने बताया कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स फूड में पाए जाते हैं, तो वो जो पोषक तत्व उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स हैं। ठीक है, और वाटर है। लेकिन जो फाइबर है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ के लिए। फाइबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये एक नॉन न्यूट्रिएंट है। इसको न्यूट्रिएंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये फाइबर जो है हमको प्लांट से मिलता है। और ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को मीन बाउल मूवमेंट्स में ये हेल्प करता है। यानी कि आपने ये देखा होगा कि कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब हमारे अंदर फाइबर की डेफिशिएंसी होती, कमी होती है, तो उस टाइम पर जो है ये आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और इसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए रेगुलर आपको फाइबर लेना जरूरी है। और अभी जो 2010 में रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस दिया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि निन, और जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के द्वारा, निन और ICMR, इनके द्वारा जो है ये RDA तैयार किया जाता है। तो 2010 में जो RDA आया था, उसमें इन्होंने फाइबर को इंक्लूड नहीं किया था। उसमें इन्होंने कोई भी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस नहीं दिया हुआ था कि आपको पर डे या कितना लेना है अकॉर्डिंग टू वेट, कितना आपको फाइबर चाहिए, इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन अभी रिसेंटली जो 2020 में इन्होंने RDA दिया हुआ है, उसमें इन्होंने फाइबर को भी इंक्लूड किया हुआ है। उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि हमको जो है पर डे, मतलब अकॉर्डिंग टू वेट और अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टाइल, हमें कितनी फाइबर लेनी चाहिए, इन्होंने अभी जो है इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो आप जो है जो प्रेजेंट का अभी रिसेंट का RDA है 2020 का, तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप, क्योंकि फाइबर इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए RDA में इसको इंक्लूड किया गया है। तो वहां से आप इसकी रिक्वायरमेंट देख सकते हो कि कितनी रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, बच्चों में, एडल्ट्स में, हर किसी में एज वाइज दिया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस पर, यानी कि पोषण स्तर पर, कि पोषण स्तर कैसे डिटरमाइन करते हैं और ये होता क्या है। तो पोषण स्तर में ये जो है एक कंडीशन ऑफ हेल्थ होती है। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो किससे प्रभावित होता है, जो न्यूट्रिएंट्स लिए जा रहे हैं, यानी हमने बताया जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, तो ये जब हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो इनका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो जब ये यूटिलाइज होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन वगैरह होने के बाद में, जब ये अपना अपना फंक्शन करने लगते हैं, उसके बाद में उनके कारण जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब हमारी बॉडी जो प्रभावित हो रही है इससे, तो उसके द्वारा, उस कंडीशन को, उसके कारण जो हमारे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जो वो दशा है, कंडीशन है, उसी को पोषण स्तर कहते हैं। क्योंकि जो हमारा पोषण स्तर है, जिस तरीके से हम डाइट लेते हैं, अपना आहार लेते हैं, वैसा ही हमारा पोषण स्तर होता है। यानी कि हम अंडर नरिश हो सकते हैं अगर हम जो है अपना जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो हम अंडर नरिश हो सकते हैं। और अगर हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेते हैं तो हम ओवर नरिश हो सकते हैं। तो इसलिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल होता है। ओके, तो अब आते हैं कि पोषण स्तर को हम डिटरमाइन कैसे करें, मतलब इसको हम कैसे मेजर करेंगे कि किसी का पोषण स्तर अच्छा है या फिर बुरा है। ठीक है, तो यहां पर है कि इसको डिटरमाइन करने के लिए केयर फॉर मेडिकल एंड डाइटरी हिस्ट्री,
यानी कि आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं जब उनका इलाज चल रहा होता है तो उनमें उनकी डाइटरी हिस्ट्री ली जाती है और उनका मेडिकल कंडीशन भी पूछा जाता है कि मेडिकली उनको क्या क्या चीज़ें रिकमेंड की गई हैं, वो क्या ले रहे हैं। डाइटरी हिस्ट्री का मतलब है आप इसमें 24 आवर रिकॉल मेथड का भी यूज़ कर सकते हो और जो है 1 वीक का भी यूज़ किया जाता है ना। डिफरेंट डिफरेंट डाइटरी हिस्ट्री के मेथड्स हैं जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उन्होंने पहले क्या लिया हुआ है और अभी क्या ले रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या है। और उसके बेसिस पर आप न्यूट्रिएंट को भी काउंट कर सकते हो कि जो उन्होंने 24 आवर्स में उन्होंने जो जो डाइट ली हुई है तो उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स वो सही अमाउंट में ले रहे हैं, कौन से कम अमाउंट में ले रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये जान लेते हैं कि उनमें पोषक तत्व की कमी है या फिर वो प्रॉपर ले रहे हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर दूसरा ये है कि टेकिंग फिजिकल मेजरमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि फिजिकल मेजरमेंट का मतलब है आपने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट सुना होगा। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में क्या होता है, इसमें हम फिजिकली यानी कि आपकी हाइट ली जाएगी, वेट ली जाएगी, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस यानी कि जो ये आपका अपर आर्म है इसका जो मिडल पार्ट है इसको मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसका जो है मेजरमेंट लिया जाता है। तो हाइट, वेट, मिड अपर आर्म है तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है मेजरमेंट लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू ये डिटरमाइन किया जाता है कि आपका जो स्टेटस है वो कैसा है। फिर आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन का मतलब है कि आप किसी को देखकर जान सकते हो कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने देखा होगा जॉइंडिस में क्या होता है कि जो सामने जो भी पर्सन है उसका क्या होता है, आपने देखो आईज येलोइश होने लगती हैं, उसकी जो पाम है, हाथ की हथेलियां हैं, वो लाइट येलो कलर की होने लगती है अगर जॉइंडिस कम है। तो अगर जॉइंडिस का लेवल बहुत हाई है देन आपने देखा होगा कि वो डार्क येलो हो जाता है। तो इस तरीके से आप उस पर्सन को, पेशेंट को देख करके जान सकते हो कि उसको जो है जॉइंडिस की प्रॉब्लम है। और इसका दूसरा भी मेजरमेंट है जो कि लैब टेस्ट के द्वारा होता है। बिलिरुबिन का लेवल आप चेक करके पता चल जाता है कि जॉइंडिस है या नहीं है, लेकिन आप क्लिनिकली भी जान सकते हो कि उसको जॉइंडिस है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि एनीमिया में भी क्या होता है कि आंखों में डॉक्टर देख करके जानते हैं कि अगर एलोइस आंखें अगर होने लगती हैं तो उसका वो भी एक सिम्टम्स है अनीमिया का। ठीक है, तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हो गया। और फिर ये है लास्ट जिसमें कि लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। यानी कि लैब में यूरिन सैंपल है, ब्लड सैंपल है, तो उसको टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को कोई बीमारी है या नहीं है। तो ये जो सारे एग्जामिनेशन हैं ये जब आप किसी पेशेंट का लिया जाता है, ठीक है, फिर उनको कोरिलेट किया जाता है, उनसे जो हमें डेटा मिल रहा है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको कोरिलेट किया जाता है। और उसके बाद में जो है ये डिटरमाइन किया जाता है कि किसी पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, उसका पोषण स्तर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ ऑनलाइन फीस आप पूछ रहे हो तो एक्चुअली अभी हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि यहाँ की ऑनलाइन फीस कितनी है, लेकिन हम आपको जल्दी ही इसके बारे में डिटेल पूरी देंगे कि यहाँ की ऑनलाइन फीस क्या है, क्योंकि मेरी ये पहली क्लास है तो अभी मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा अच्छा, तो अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर 780000 यानी कि 405501 पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो और यहाँ से पता कर सकते हो कि ऑनलाइन फी पेमेंट कितनी है। ठीक है, तो ये अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जानना है तो इसके थ्रू आप जान सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको मैटर चाहिए हिंदी में भी चाहिए तो हम आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करवा देंगे। डोंट वरी, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी में ही आपको समझाऊँ, एक्सप्लेन मैं पूरी हिंदी में ही कर रही हूँ। तो इसलिए अगर आप मैटर जो है वो हिंदी में चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश पूरी करूँगी। एक्चुअली मेरी पहली क्लास है तो अभी मैं ये मेरा पहला है, फिर धीरे धीरे मैं आपको आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जो है मैटर प्रोवाइड करूंगी। ओके,
फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं हिंदी में व्याख्या कर रही हूँ, मैं आपको हिंदी में ही समझा रही हूँ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हिंदी में समझाऊं और आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑप्टिमल न्यूट्रिशन की। ठीक है, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन हिंदी में इसको बोलते हैं इष्टतम पोषण। यानी कि ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का मतलब है यहां पर ये वो कंडीशन है जिसमें कि जितने भी जितने भी न्यूट्रिएंट की आपको जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है, जितने भी पोषक तत्व को की आपको आवश्यकता होती है, जब आपको वो पोषक तत्व एक रिक्वायर्ड अमाउंट में, यानी कि जरूरत जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी, जितनी आवश्यकता है, ठीक है, उस अमाउंट में, उस मात्रा में जब आपको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, देन वो कंडीशन कहलाती है ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, यानी कि इष्टतम पोषण कहलाती है। ओके, अब जब आपका ऑप्टिमल न्यूट्रिशन आप जो इष्टतम पोषण आपको प्राप्त हो गया है, यानी कि आप जो है पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ले रहे हो, देन क्या होता है, जो आपका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है, ठीक है, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये दोनों ही हाई होता है। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपका जो शारीरिक और जो मानसिक विकास है, ठीक है, वो आपका जो है अच्छा होता है और नॉर्मल रहता है, और आपकी जो जीवन की गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है, यानी कि वो भी अच्छी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टिमल न्यूट्रिशन की। ठीक है, अब यहां पर है माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये यहां पर देख सकते हो, ये एक पैथोलॉजिकल स्टेट होता है। यानी कि पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब है एक रोगजनक स्तर, ठीक है, जिसमें कि कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम जब होती है तो उसको पैथोलॉजिकल स्टेट कहते हैं, यानी कि वो रोग से ग्रसित होता है तो उसको पैथोलॉजिकली बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके लिए आवश्यक हैं, ठीक है, जो भी एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की आपको जरूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी जरूरत है, फैट की भी जरूरत है, और विटामिन की भी जरूरत है, और मिनरल्स की भी जरूरत है, तो सारे आपको पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो पोषक तत्व आपको जरूरत है उसमें से एक या एक से अधिक अगर पोषक तत्व की कमी हो जाती है, ठीक है, तो कमी में भी है कि ये रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जैसे न्यूट्रिएंट जो जिसकी आपको जरूरत है वो आप डेफिशिएंट अमाउंट में ले रहे हो, ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी कहलाती है, यानी कि आप जो न्यूट्रिएंट की आपको जरूरत है वो आप पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हो। और रिलेटिव का मतलब है कि आप पर्याप्त मात्रा में तो ले रहे हो पोषक तत्व को, लेकिन आपके बॉडी में, यानी आपके शरीर में जो सिस्टम है, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके तंत्र चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है, उसमें बॉडी सिस्टम में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करें, मतलब वो कंटिन्यू अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, देन क्या होता है, आप जब पोषक तत्व को पर्याप्त मात्रा में लेते हुए भी आपको वो नहीं मिल पाते हैं, तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव कहलाते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट में डेफिशिएंट होता है, और क्या होता है, रिलेटिव में भी क्या होता है, डेफिशिएंसी तब होती है जब आप लेते हो बट आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, किसी अन्य कारण की वजह से जो है वो आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उस स्टेट को, उस स्तर को जो है माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण बोलते हैं। फिर आते हैं, अब कुपोषण में भी इसको सब डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें कि अंडर न्यूट्रिशन यानी कि अल्प पोषण आता है। तो अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन यानी कि अल्प पोषण, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम जिन पोषक तत्वों की जरूरत हमको होती है एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, एक पर्याप्त मात्रा में, जरूरत जितनी होती है, जब हम उसको उस मात्रा में नहीं लेते हैं, ठीक है, देन हमें अल्प पोषण होता है। अब इससे होता क्या है, इसमें जो हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है, यानी कि जो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास है वो कम होने लगता है, और इसके साथ साथ ऑल्सो लो इम्यूनिटी,
यानी कि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भी कमजोर होने लगती है जब हम अल्प पोषण लेते हैं, मीन अल्प पोषित होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि अधिक पोषण। जब इसका मतलब ये है कि हम बहुत लंबे समय तक जितनी हमें मात्रा की जरूरत है पोषक तत्वों की उससे ज्यादा हम ले रहे हैं, और ये भी लंबे समय तक जब हम ले रहे हैं लगातार, देन क्या होता है, ये ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अधिक पोषण कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि जो आप ओबेसिटी, ये क्या कॉज करता है, इससे आपको मोटापा हो सकता है। और उसके साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है जैसे कि डायबिटीज, आप जानते होंगे डायबिटीज, डायबिटीज है और इसका हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम जो है इसकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि जो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो जब सही तरीके से नहीं चलता है तो उसकी वजह से भी जो है आपको ये सिंड्रोम, ये डिजीज हो सकते हैं। और इनका कारण क्या है, ओवर न्यूट्रिशन हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं एक कारण आपका ये अधिक पोषण हो सकता है कि आप जो न्यूट्रिएंट जो है बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हो, यानी कि भोजन बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हो, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो तीसरा है, एक तो हो गया आपका अल्प पोषण, दूसरा हो गया अधिक पोषण, और तीसरा है आपका असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस में क्या होता है कि जैसे कि आप न्यूट्रिएंट पोषक तत्व तो ले रहे हो, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर सही मात्रा में नहीं ले रहे हो। जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, कितना, आप 60 to 65% आपको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 20 से 25% जो है आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और फैट की 15 से 20% लगभग आपको फैट की जरूरत होती है। तो ये जो परसेंटेज है, ठीक है, जो ये प्रतिशत है, अगर आप इसको इस मात्रा में नहीं ले रहे हो, देन क्या होता है, आपके अंदर पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यानी कि आप जो बैलेंस है न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का जो बैलेंस है, जो कि एक प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, उसका प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, तो वो जब प्रोपोर्शन में नहीं होता है तो उसकी वजह से भी ये असंतुलन आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी असंतुलन कॉज करता है। फिर चौथा है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, यानी कि विशिष्ट कमी किसी न्यूट्रिएंट की, जब जो है स्पेशली किसी इंडिविजुअल पोषक तत्व की कमी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कम अनीमिया, आयरन की कमी से हो जाता है, और ग्वाइटर किस वजह से होता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, किसी इंडिविजुअल, किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, एक या एक से अधिक, जिनको कि आपको पता है कि विटामिन ए, आयरन, आयोडीन, इनकी कमी से जब जो होती है तो उसको जो है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी बोलते हैं। ये भी कुपोषण के अंदर ही आता है। ठीक है, तो कुपोषण के अंदर अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण, अधिक पोषण, असंतुलन और विशिष्ट कमी, ये चारों चीजें आती हैं। अब आते हैं जैव पोषण पर। जैव पोषण क्या होता है, तो ये जो है एक नया साइंस है, बायो न्यूट्रिशन न्यू साइंस है, जो कि हमारी पूरे हेल्थ को कवर करता है, ओवरऑल स्वास्थ्य को, जो हमारी पूरी तरीके से स्वास्थ्य को कवर करता है। अब इसमें क्या है कि ये, इसमें क्या होता है, ये ब्रॉड बेसिस पर होता है, यानी कि बड़े लेवल पर होता है। बड़े लेवल पर जो है बायो न्यूट्रिशन को जो है ये कवर करता है कि उसमें जो है पोषण की क्या भूमिका है, उसको जो है इसमें कवर किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, सारी जो हेल्थ कंटीजेंसी हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य की संभावनाएं हैं, वो सब जो है बायो न्यूट्रिशन के अंदर में आती हैं। ठीक है, अब इसमें जो है, इसके बाद क्या होता है कि ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में रिजर्व तैयार कर देता है। बायो न्यूट्रिशन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में रिजर्व तैयार कर देता है, जिससे क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी डिजीज हमारे ऊपर अटैक करती है, देन क्या होता है, ये जो रिजर्व है वो, जो कि एक स्टोरेज फॉर्म में होता है, ठीक है, एक जगह स्टोर रहता है, तो ये जैसे भी हमारे ऊपर कोई डिजीज अटैक करती है तो क्या करता है, ये जो है उस पर, उसको, उससे लड़ता है, उससे फाइट करता है। ठीक है, और हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो हमारा हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, वो एश्योर्ड हो जाता है, यानी कि
वो निश्चित हो जाता है कि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा बना रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है बायो न्यूट्रिशन कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि अधिक अगर आप ले रहे हो अधिक पोषण से सिर्फ फैट ही नहीं बढ़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मैंने बताया ना कि जैसे कि फैट तो बढ़ ही रहा है, ओबेसिटी तो आपको हो ही रही है। ठीक है, फैट बढ़ रहा है, लेकिन इससे फैट बढ़ने के कारण भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। फैट बढ़ने के कारण आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लिवर की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है फैट बढ़ने के कारण ही तो हो रही हैं। तो एक फैट मतलब कि आप जो अधिक पोषण की वजह से आप ये मत सोचिए कि सिर्फ फैट बढ़ रहा है आपका, इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है जो कि इसके साथ इंक्लूडेड होती हैं। जैसे ही आप ओबिसिटी के लेवल पर पहुंचते हो, यानी कि आप जो मोटापा आपका बढ़ता है, वैसे ही धीरे धीरे आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है ओबेसिटी के कारण। तो मेटाबॉलिज्म जब आपका प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होने लगेंगी, डायबिटीज भी हो सकता है, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और ये जो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है डिजीज के कारण से क्या होता है, जो आपकी इम्यूनिटी यानी कि जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होती है। क्योंकि जब आपकी बॉडी स्वस्थ ही नहीं रहेगी तो क्या होगा कि वो रोगों से लड़ ही नहीं सकती है, तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पर। फिर आते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन का नाम आपने सुना होगा कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि डब्ल्यूएचओ ने, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, जो इसमें क्या होता है, प्रोसेस वेयर बाय न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि फूड्स में जो न्यूट्रिएंट जैसे एडिशनली ऐड किए जाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व भोजन में ऐड किए जाते हैं जिससे कि उसके जो पोषक तत्व हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसलिए जो है फूड को फोर्टिफाई किया जाता है। अब इसका मैं एग्जांपल बता देती हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हो कि विटामिन ए और डी, वनस्पति घी में क्या होता है कि विटामिन ए और विटामिन डी को उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, और ये दोनों ही न्यूट्रिएंट हैं। ठीक है, तो उसमें ऐड किया जाता है क्योंकि उसमें इसकी कमी होती है। तो अगर किसी फूड में किसी न्यूट्रिएंट किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसमें क्या होता है, उसको अलग से ऐड किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आयोडीन और आयरन को सॉल्ट में यानी कि नमक में आयोडीन और आयरन को ऐड किया जाता है। और नियासिन यानी कि जो विटामिन बी 3 होता है जिसको कि नियासिन बोलते हैं, वो ब्रेड में ऐड किया जाता है जिसकी उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, जिससे कि उसके पोषण को बढ़ाया जा सके। इसी तरह के ग्रेन्स में भी मिनरल्स को ऐड किया जाता है। मिल्क में विटामिन डी और कैल्शियम को ऐड किया जाता है क्योंकि उसमें जो है इसकी डेफिशिएंसी होती है, इसकी कमी होती है। और जूस में भी मिनरल्स है, विटामिन्स है, तो इनको ऐड किया जाता है जिससे उनकी जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है यानी कि जो उसमें पोषक तत्व की कमी है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये फूड फोर्टिफिकेशन होता है। और इसी तरीके से मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, एनरिचमेंट। ठीक है, तो क्योंकि जो फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट ये दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है और एनरिचमेंट क्या होता है। काफ़ी लोग इसको जो है दोनों को सेम ही समझते हैं कि दोनों सेम ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। फोर्टिफिकेशन में मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उसको जो है अलग से ऐड किया जाता है। ठीक है, जिसकी कमी हुई उस फूड में। और एनरिचमेंट में क्या होता है कि जब फूड की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, जब यानी कि फूड को जब बनाया जा रहा है, जैसे कि चावल होता है, तो उसको जब चावल बनता है तो क्या होता है, जब वो मिल में जाता है तो उसका जो आउटर पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है, भाग है, वो निकल जाता है। उसी में थायमीन होता है यानी कि विटामिन बी 2 जो है उसके जो बाहरी भाग है चावल का उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके छिलके में प्रेजेंट होता है। तो जब मिल में वो जाता है तो वो बाहर का पार्ट निकल जाता है, तो क्या होता है, उसमें थायमीन की कमी हो जाती है। तो अब जो है थायमीन को चावल में अलग से ऐड किया जाता है।
तो ये एनरिचमेंट कहलाता है। मतलब कि एनरिचमेंट का मतलब है कि फूड में वो प्रेजेंट था, पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट था, लेकिन उसकी जब प्रोसेसिंग की गई तो उसका लॉस हो गया, उसकी कमी हो गई, इस वजह से उसको उसमें ऐड किया गया। जबकि फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि उसमें एडिशनली ऐड किया जाता है कि फूड में जिस चीज की कमी हो गई है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेसिंग के समय उसमें कमी हो तभी उसको ऐड किया जाए, उसमें एडिशनली ऐड किया। जैसे कि अब सॉल्ट होता है तो उसमें पहले आयोडीन को ऐड किया जाता था, लेकिन अब उसमें आयोडीन और सॉल्ट दोनों को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। फिर है फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स को खाद्य योजक बोलते हैं, और फूड एडिटिव्स का मतलब है ये जो है नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। फोर्टिफिकेशन में क्या था, पोषक तत्व तो ऐड किए जा रहे थे, जबकि एडिटिव्स में क्या होता है, ये नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, यानी कि ये पोषक तत्व तो नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हम जानबूझकर उसमें जो ऐड कर रहे हैं, इंटेंसली का मतलब है कि हम जानबूझकर जो फूड में उसकी क्वालिटी को, यानी कि उसके जैसे टेक्सचर है, फूड को देखने में कैसा लग रहा है, उसका कलर कैसा लग रहा है, उसका टेस्ट कैसा लग रहा है, तो उसके टेस्ट को, उसके कलर को और उसके अपीयरेंस को, कि देखने में वो अच्छा लगे, उसका कलर अच्छा हो, उसका टेस्ट अच्छा हो, तो इसके लिए हम फूड एडिटिव्स यानी कि खाद्य योजक को ऐड करते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, कलर एडिटिव्स का यूज करते हैं, फ्लेवर्स और फ्लेवर एनहांसर का यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि आपने फूड प्रिजर्वेशन का सुना होगा, ये टर्म है हमारे साइंस में, मैं आपको इसको पढ़ाऊंगी। तो प्रिजर्वेटिव जो कि जब किसी भी फूड को बहुत लंबे समय तक रखना होता है, ठीक है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जिससे कि वो लंबे समय तक खराब ना हो वो फूड। ठीक है, तो उसको जैसे कि आप अचार का एग्जाम्पल ले लो, जैसे घर में अचार बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम उसमें मम्मी लोग, दादी लोग उसमें क्या करती हैं, ढेर सारा तेल रख देती हैं उसमें। ठीक है, और उसमें नमक भी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर जो तेल है और जो नमक है, दोनों ही प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है, क्योंकि अचार आपने देखा होगा जो दादी और मम्मी लोग बनाती हैं वो साल साल भर रखी रहती हैं, लेकिन वो खराब नहीं होता। तो इसी वजह से नहीं खराब होता है, क्योंकि उसमें ऑयल पड़ा हुआ है और उसमें नमक पड़ा हुआ है, तो वो उसको प्रिजर्व कर रहा है लंबे समय तक। ठीक है, इसी तरीके से कलर एडिटिव्स का मतलब है कि जैसे हम किसी फूड के कलर को इम्प्रूव कर रहे हैं, कलर उसका अच्छा बनाने के लिए हम उसमें कलर डालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लड्डू वगैरह बनते हैं तो उसमें क्या होता है, कलर डाले जाते हैं, तो जिससे कि वो देखने में अच्छा लगे, उसका अपीयरेंस अच्छा हो, तो ये भी फूड एडिटिव्स हैं। उसी तरीके से फ्लेवर और फ्लेवर एनहांसर हैं। अब इनमें भी डिफरेंस है। फ्लेवर का मतलब है कि जैसे कि हम अलग से जो फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आइसक्रीम, आइसक्रीम का एग्जाम्पल, तो आइसक्रीम में क्या होता है, उसमें अलग अलग फ्लेवर के आते हैं, बटर स्कॉच आता है, मैंगो फ्लेवर आ रहा है, ठीक है, वनीला फ्लेवर आ रहा है। तो क्या होता है, वनीला फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, मतलब फ्लेवर अच्छा करने के लिए, जो कि उस फूड में प्रेजेंट नहीं है वो फ्लेवर, बल्कि हम उसको अलग से ऐड कर रहे हैं, तो वो फ्लेवर कहलाता है। और फ्लेवर एनहांसर का मतलब है कि फूड में जो ऑलरेडी फ्लेवर प्रेजेंट है, यानी कि जो टेस्ट उसमें प्रेजेंट है पहले से फूड में, उसी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर उसको बढ़ा रहे हैं, तो वो फ्लेवर इन्हांसर कहलाता है, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन उसी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और फ्लेवर जो कि हम अलग से ऐड करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस है। हाँ, जैसे आयरन, आयोडीन है, जिंक है, विटामिन डी है, तो ये फूड में ऐड कर दिया जाता है, वो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। ओके, इसके सिलेबस का मैं एक वीडियो डाल दूंगी, जिसमें आपको टीजीटी का पूरा सिलेबस पता चल जाएगा कि होम साइंस का क्या क्या सिलेबस है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो वो मैं आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर आपको डाल दूंगी, तो आप उससे ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इसमें कौन कौन से सिलेबस आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा सिलेबस आपको डिटेल में डिफाइन कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद में
हाँ, चावल जैसे क्या होता है, आपने सुना होगा भुजिया चावल होता है घर में। गांव में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अब तो नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन पहले भुजिया चावल का यूज करते थे, यानी कि जिनको कि ब्राउन राइस भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसका जो बाहर का पार्ट होता है वो निकला नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है, उसमें पोषक तत्व तो बहुत अधिक होते हैं क्योंकि उसमें थायमिन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम पर जो आप ये चावल यूज कर रहे हो, जो प्रोसेस्ड आते हैं, यानी कि जो देखने में व्हाइट होते हैं, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट उसका जो आउटर पार्ट है वो निकल गया होता है। तो ये जो है हार्मफुल होते हैं क्योंकि उसमें थायमिन निकल गया है। तो चावल आप खा तो रहे हो, लेकिन उसमें आपको थायमिन नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और प्रोटीन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए भुजिया चावल बेस्ट तो होता है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पर ये मिल नहीं रहा है, तो ये अच्छा होता है, ठीक है। खाना भुजिया चावल ये बेस्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फर्मेंटेशन की, किण्वन। अब किण्वन क्या होता है कि जब हम फूड में जो है बैक्टीरिया, वायरस या फिर मोल्ड, इनके द्वारा प्रोसेसिंग कराई जाती है फूड में। और ये प्रोसेसिंग जब ये बैक्टीरिया है, मोल्ड है, ठीक है, और जो वायरस, सॉरी वायरस नहीं, ईस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, ये फूड में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि इनकी वजह से फूड खराब ही, भोजन हमारा खराब ही हो जाए। इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है कि ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स यानी कि जो जटिल तत्व होते हैं वो सरल तत्व में टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ये मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं, यानी कि पॉलीसैकेराइड, सॉरी डाइसैकेराइड, यानी कि जैसे सुक्रोज है तो डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। ठीक है, तो जो सुक्रोज होता है वो डाइसैकेराइड होता है। लेकिन अगर हम डाइसैकेराइड डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी जो फूड्स में जो डाइसैकेराइड प्रेजेंट है, तो अगर हम उसको लेंगे तो क्या होगा, पहले वो मोनोसैकेराइड में टूटेगा, यानी कि जो सुक्रोज है वो क्या होगा, ये टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। तो सुक्रोज क्या होगा, पहले ग्लूकोज और सुक्रोज में टूटेगा, तब जाकर के उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम, जब ये फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो ये कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल तत्व हैं, ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं पहले ही, प्री डाइजेस्ट जो फूड है हमारा, वो जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, तो क्या होता है, वो प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो उसमें क्या होते हैं, जो जटिल तत्व हैं वो सरल तत्व में टूट जाते हैं। देन हम जब उसको लेते हैं तो क्या होता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, और वो इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, तो जो फर्मेंटेशन है वो क्या करता है कि मैंने बता दिया कि जटिल तत्वों को सरल तत्वों में तोड़ देता है। तो इस तरीके जो फर्मेंटेड फूड होते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होते हैं, और उनको इजीली डाइजेस्ट किया जाता है, और फर्मेंटेशन से न्यूट्रिएंट यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो भी उनमें भी इंप्रूवमेंट होता है, जैसे कि विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, तो ये सब भी, इनका भी लेवल जो है बढ़ जाता है, स्तर बढ़ जाता है किण्वन से, ठीक है। तो इजीली डाइजेस्ट भी हो जा रहे हैं, और जो पोषक तत्व हैं वो भी बढ़ जा रहे हैं, इंप्रूव हो जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल, लाभदायक होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कर्ड है, अरे यार, इसका एग्जाम्पल है कर्ड है,
दही है, ढोकला है, डोसा है, ब्रेड है, इडली है, तो ये सब क्या है, फर्मेंटेड फूड हैं, यानी कि ये किण्वन प्रोसेस के बाद इनको जो है तैयार किया जाता है। जैसे दही होता है तो उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो कि जटिल तत्व को सरल तत्वों में तोड़ देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कर्ड जो होता है, जब आपका कभी भी ऐसा होगा कि कोई प्रॉब्लम होगी, स्टमक की, पेट की कोई प्रॉब्लम होती है, तो कहा जाता है कि दही खा लो। तो इसीलिए क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए जो है उसको कहा जाता है कि कर्ड खा लो। तो इसलिए जो ये साउथ इंडियन फूड जितने भी होते हैं वो फर्मेंटेड यानी किण्वन प्रोसेस के द्वारा ही बनाए जाते हैं, और वो जो है हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं फंक्शनल फूड। आपने पढ़ी है फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, एडिटिव्स क्या होते हैं। अब आप बात करते हैं फंक्शनल फूड की, यानी कि क्रियाशील आहार। अब फंक्शन फूड वो होते हैं जो कि हमको पोषक तत्व तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब जो है हमको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन जो है इसके साथ साथ ये हमको हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमारे हेल्थ को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जैव रासायनिक क्रिया, हाँ, जैव रासायनिक क्रिया का मतलब है कि जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में। ठीक है, जैसे जो सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, मसल्स बन रहे हैं, सेल्स की रिपेयरिंग हो रही है, मेंटेनेंस हो रहा है। हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट तंत्र हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम है, तो ये प्रॉपर काम करते हैं, रेगुलर काम, कंटिन्यू काम करते रहते हैं। इसी को जो है जैव रासायनिक क्रिया करते हैं, और इससे जो है ये लगातार जो काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फ्री रेडिकल्स भी निकलते हैं, और उनको एंटीऑक्सीडेंट खत्म भी करते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो जो हमारे बॉडी सिस्टम में लगातार सिस्टम काम कर रहे हैं और ये सारी प्रोसेसेस चल रही हैं, वही जैव रासायनिक क्रिया कहलाती है। हाँ, अल्कोहल भी बनता है, फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल भी बनाया जाता है। तो अब बात करते हैं फंक्शनल फूड की। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि उसमें फूड में जो पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं उसके साथ साथ ये हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को भी और अधिक लाभ भी पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फिजिकल परफॉर्मेंस और जो स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से जो ये क्रियाशील फूड हैं ये हमको लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, फोर्टिफाइड फूड ले रहे हैं। ठीक है, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं, फोर्टिफाइड फूड हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ओट्स हैं। तो ये क्या हैं, ये जो है हमको न्यूट्रिएंट्स तो दे ही रहे हैं, पोषक तत्व तो मिल ही रहे हैं इससे, इसके साथ साथ ये हमको एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स ये भी प्रोवाइड करते हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स हैं ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, जिसको मैं अभी आगे समझाऊंगी। अब बात करते हैं फाइटोकेमिकल्स की। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, ये एक नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, ये पोषक तत्वों में नहीं आते हैं। ठीक है, फाइटोकेमिकल्स, क्योंकि ये हमें प्लांट से मिलते हैं। इसका जो नाम है फाइटो, इसका मतलब ही होता है प्लांट। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, यानी कि जो प्लांट से हमको फूड मिल रहे हैं वो उसमें फाइटोकेमिकल्स जो फाइटोकेमिकल हैं हमको हमारे बॉडी सेल्स हैं, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनको नष्ट होने से बचाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो जैसे कि कैंसर की जब कैंसर रोग होता है तो उसमें क्या होता है, जो सेल्स होती, कोशिकाएं होती हैं, वो जो है नष्ट होने लगती हैं, जो कि हमारे लिए
अच्छी कोशिकाएं हैं वो नष्ट होती हैं, बल्कि जो हार्मफुल यानी कि जो हानिकारक कोशिकाएं हैं वो मल्टीप्लाई होने लगती है, वो बहुत तेजी से बढ़ती जाती हैं, तो उनको कम करता है। और जो हमारे लिए लाभदायक कोशिकाएं जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचा रही हैं, जिनकी वजह से सारी क्रियाएं हो रही हैं, उनको क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो फाइटोकेमिकल्स है ये हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, नष्ट होने से बचाता है। इस तरीके से ये कैंसर से हमको सुरक्षा प्रोवाइड करता है फाइटोकेमिकल्स। इसका एग्जांपल है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ग्रेन्स हैं, बीन्स हैं। ठीक है, तो वही चीजें हैं प्लांट फूड्स, जितने भी प्लांट फूड्स हैं वो फाइटोकेमिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। जो अभी हम बात कर रहे थे एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स की, तो यहाँ पर हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं प्रति उपचायक या फिर ऑक्सीकरण रोधी। ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ये हमारे जैसे कि जो जैव रासायनिक क्रिया हमारे शरीर में हो रही है, तो मैंने बताया कि ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जो ये रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं हमारे शरीर में, उन्हीं से हमारे शरीर को जो है ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो अगर ये क्रियाएं होंगी नहीं तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन क्रियाओं के दौरान फ्री रेडिकल्स का भी प्रोडक्शन होता है, यानी कि ये उत्पन्न होते रहते हैं जो फ्री रेडिकल्स हैं। और जो फ्री रेडिकल्स हैं ये करते क्या हैं, ये हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनको ठीक है, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं और जो हम फूड ले रहे हैं उनसे जो हमको प्रोटीन मिल रहा है, जो डीएनए है, आरएनए है, इनको क्या करते हैं, ये धीरे धीरे नष्ट करते रहते हैं, उनको खत्म करते हैं फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स से हमारे शरीर की कोशिकाओं को, प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को, इनको इनसे बचाने के लिए, इनको डैमेज नष्ट होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट ली जाती है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, इनको जो फ्री रेडिकल्स है उनको खत्म कर देता है या फिर उनको रोक देता है, जिससे कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत होती है। तो अब इसमें जो है इसको जो है एंटीऑक्सीडेंट को फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजर्स का मतलब है कि ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देते हैं, इसीलिए इनको फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी वर्ड यूज करूँ, लेकिन इंग्लिश में एक्चुअली अभी धीरे धीरे मैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कोशिश पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी के वर्ड्स ज्यादा यूज करूं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन। तो ये सब क्या है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हैं। ठीक है, कुछ सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, यानी कि ये जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, ये क्या है, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी प्राकृतिक ऑक्सीकरण रोधी हैं। ठीक है, और कुछ सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ये मान लीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट मान लीजिए है, और ये है आपका, ये है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये मान लीजिए एलिमेंट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, और ये है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है कि
जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अगर आप साइंस आपने पढ़ा होगा, विज्ञान पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके बाहरी उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं, यानी अनुपस्थित होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होते, यानी कि वो पेयर में नहीं होते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, अस्थिर होते हैं। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, और ये हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट, जब हम फूड से एंटीऑक्सीडेंट फूड खा रहे हैं जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जब हम उसको लेते हैं तो क्या होता है कि ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स जो हैं उनको क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यानी कि दे देता है। तो जब एंटीऑक्सीडेंट अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को दे देता है तो ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि ये स्थिर हो जाते हैं, और इस तरीके से फिर हमारी जो बॉडी की कोशिकाएं हैं उनको नष्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि जैव रासायनिक क्रिया तो लगातार चलती ही रहती है, लेकिन जब जैव रासायनिक क्रिया लगातार चलती रहेगी, फ्री रेडिकल्स भी उत्पन्न होते रहेंगे, और अगर हम एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इनकी मात्रा बढ़ती रहेगी, संख्या बढ़ती रहेगी, और ये हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, प्रोटीन्स हैं, डीएनए आरएनए, इनको डैमेज करेंगे, और इनको डैमेज करेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, और डिफरेंट डिफरेंट ये रोग कॉज करेंगे, जैसे कि आप कैंसर है या फिर और अदर डिजीज हैं और प्रॉब्लम है, रोग हैं, तो वो इनकी वजह से हो सकता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, अब बात करते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की, यानी कि जो सार्वजनिक रूप पे स्वास्थ्य पोषण होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि समुदाय लेवल पर, ठीक है, तो वो जो है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कहलाता है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि न्यूट्रिशन को अप्लाई किया जाता है, यानी कि जिससे कि जो जनसंख्या है उसकी ग्रोथ हो सके, उसका विकास हो सके, तो उसके ग्रोथ के उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, ठीक है, उसको पॉपुलेशन को, जनसंख्या को एनकरेज करने के लिए पोषण को अप्लाई किया जाता है, यानी न्यूट्रिशन को जो है उस जनसंख्या पर अप्लाई किया जाता है। तो इससे क्या होता है, और ये करता क्या है, उनको प्रिवेंट करता है डिजीज से, ठीक है। जो जनसंख्या है, जब उनको सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा, तो क्या होगा, वो जो डिफरेंट डिफरेंट रोग हैं वो उससे बच सकेंगे, उससे उनकी सुरक्षा हो सकेगी, और उनकी जो लाइफ है, उनका जीवन है, उसकी आयु भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ में जो उनका स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का मतलब यही है कि पोषण को पब्लिक लेवल पर, यानी कि समुदाय के लेवल पर पहुंचाना, इसी को पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके सर, वो सेकंड वाला लगाना, दूसरा। तो यहाँ इस वीडियो के थ्रू हमने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, जैसे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड, एनरिचमेंट, कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, और उसके बाद में ये भी पूछ लिया जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या हैं, ठीक है। तो ये सब जो जितना भी हमने टर्म बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इनको आप जो है याद याद कर लो, याद करने से बेटर है आप इनको समझो, क्योंकि रटने से कुछ आप भूल जाओगे, तो अगर आप इनको समझ करके याद करोगे देन आपको ये याद रहेगा, और आपसे किसी भी तरीके, क्योंकि क्वेश्चन अब जो है डायरेक्टली क्वेश्चन को ही पूछा नहीं जाता है किसी भी एग्जाम में, उसको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप उस टर्म को अच्छे तरीके से समझ लोगे देन क्या होगा, जो है आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उससे रिलेटेड आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जैसा हमने समझाया है, तो आप उसको अच्छे से एक बार खुद से भी उसको पढ़िएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद में हम आपको इसके जो फूड्स की उसका वर्गीकरण और उसका जो संगठन है, जैसे कि कौन कौन से जो उसमें पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हैं, तो उनका सोर्स क्या है, ठीक है, किन किन सोर्स से हमको ये न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उनका स्रोत क्या है और उनका वर्गीकरण क्या है, और उसके साथ में उनका कार्य क्या है, यानी कि भोजन का जो आहार हम ले रहे हैं उनका क्या काम है। तो उसके बारे में हम जो है अब नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका क्या काम है, ये किस तरीके से हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, कौन विटामिन्स, कौन मिनरल्स, और ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका सेकंड वीडियो, जिसमें कि हमने बताया कि आहार की संरचना, उसका वर्गीकरण और उसके कार्य के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है जो फूड को यानी कि आहार को, भोजन को वर्गीकृत किया गया है, तो उसका आधार डिफरेंट डिफरेंट अलग 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 आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है जैसे कि केमिकल नेचर के आधार पर, ठीक है, केमिकल नेचर के आधार पर, फिर उनके फंक्शन के आधार पर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, उनके मास, ओरिजिन और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर। इसको अभी हम हिंदी में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका पहला, जो कि रासायनिक प्रकृति के अनुसार जो फूड को वर्गीकृत किया गया है, तो वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, डाइटरी फाइबर, फैट, वाटर और मिनरल्स। तो ये रासायनिक प्रकृति के अनुसार इनको वर्गीकृत किया गया है इनमें, ठीक है। फिर आता है उनके जो रासायनिक गुण हैं, उनके आधार पर इनको जो है वर्गीकृत किया गया है, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। अब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑर्गेनिक फूड क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, फूड्स में जो पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें अगर कार्बन एलिमेंट होते हैं, यानी कि अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, उन पोषक तत्व में कार्बन अगर है, तो वो ऑर्गेनिक फूड कहलाते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में क्या होता है, जिसमें कि कार्बन नहीं होता है, यानी वो पोषक तत्व जिनमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन तत्व नहीं होता है, उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक पोषक तत्व हैं, उनमें कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन हैं, ठीक है, और विटामिन हैं। ये हैं ऑर्गेनिक फूड, या फिर आप इनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन तत्व पाए जा रहे हैं। और वाटर और मिनरल्स, ये जो है इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें कार्बन तत्व नहीं पाए जाते हैं, वाटर और मिनरल्स में कार्बन तत्व नहीं होते हैं, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक फूड और इनऑर्गेनिक। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये इनकी मात्रा के अनुसार है, उनके भार के अनुसार में जो है डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसके नाम से ही पता चला, मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हमें, मैक्रो का मतलब है जिनकी जरूरत हमें ज्यादा होती है, जिनकी मात्रा हमको ज्यादा होती है, ज्यादा जरूरत होती है, और ये जरूरत होती है हमें रोज, यानी कि डेली बेसिस पर रोज हमें इनकी आवश्यकता होती है। इसका एग्जांपल है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो कि आप डेली फूड लेते हो उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हर किसी में डिफरेंट डिफरेंट मात्रा में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे इनकी जरूरत होती है, और इनको हम मेजर भी करते हैं किलो कैलोरी में और ग्राम्स में, ठीक है, इनकी यूनिट भी बड़ी होती है।
और इनका जो ये किसी भी जो भी हम डाइट लेते हैं तो उसका एक आधार है कि हर फूड में आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं और फैट प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है कि कम मात्रा में, यानी कि वो पोषक तत्व जिनकी हमें कम मात्रा में जरूरत होती है लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है वाइटामिन्स और मिनरल्स, तो ये हमें मिलीग्राम्स में या फिर माइक्रोग्राम्स में इनकी जरूरत होती है, इसीलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है। फिर आता है इनकी ओरिजिन के आधार पर। माइक्रो और मैक्रो का मतलब मैंने बताया। मैक्रो का मतलब है कि जो जिनकी मात्रा अधिक होती है, जो हमें अधिक मात्रा में जिनकी जरूरत होती है। ठीक है। ठीक है, आप इनको कह सकते हो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, तो हम क्या करते हैं उनको जो है किलो कैलोरी में, जैसे एनर्जी है तो उनको हम किलो कैलोरी में नापते हैं। ठीक है। और प्रोटीन से उनको ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी यूनिट है, बड़ी इकाई है, तो इसीलिए इसको मैक्रो कह रहे हैं। मैक्रो, मैक्रो मीन्स बड़ा, और माइक्रो मीन्स छोटा, यानी कि सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी कि जिनको कि हम मिलीग्राम्स में ले रहे हैं, माइक्रोग्राम्स में ले रहे हैं। ये जो है हम जो विटामिन और मिनरल्स ले रहे हैं इसकी इकाई है, इसी में हम इसको मापते हैं। ठीक है, तो जो हम सूक्ष्म मात्रा में हमें जरूरत होती है जिनकी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो उनको माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्रो और माइक्रो का मतलब है कि बड़ा, मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा। अब इनकी उत्पत्ति के आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं प्लांट फूड और एनिमल फूड, यानी कि जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं वो प्लांट फूड कहला रहे हैं, और एनिमल से जो हमको फूड प्राप्त हो रहे हैं वो जो है एनिमल फूड कहला रहे हैं। फिर आता है कि इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर, यानी जो उसमें पोषक तत्व प्रेजेंट हैं उनके आधार पर, पोषक मूल्य के आधार पर इनको डिवाइड किया गया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, जैसे कि फूड ग्रुप होता है, फूड ग्रुप है तो उनमें ये डिवाइड किया गया है। जैसे कि सीरियल्स एंड मिलेट्स होते हैं, जिसमें कि आपके चावल हैं, ज्वार बाजरा ये सब आ जाते हैं। पल्सेज है, इसमें आपकी दाल आ जाती है। सर ये छोटा कैसे होगा? अच्छा, हो गया। ठीक है, तो ये है इसमें, और पल्सेस है यानी कि इसमें दाल आ जाते हैं, जो कि आप दाल लेते हो डेली। और फिर उसके बाद नट्स एंड ऑयल सीड्स आ रहे हैं, जैसे आप काजू ले रहे हो, बादाम ले रहे हो। ठीक है, और जो सीड्स है जिसमें कि तेल होते हैं तो वो नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है वेजिटेबल्स, यानी कि जो सब्जियां हैं वो हैं, सब्जियां आ जाती हैं। और इसके बाद में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नॉन लीफी वेजिटेबल्स हैं, रूट्स एंड ट्यूबर्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल फूड्स जैसे कि मीट, फिश, लिवर, एग ये आ जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट फूड्स और कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस, यानी कि जो आपके स्पाइस जो मसाले हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये पोषक मूल्य के आधार पर है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ फूड की। हाँ, ये चैप्टर तो बड़ा है क्योंकि इसमें जो है चैप्टर बड़ा है, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन है और उसका फंक्शन, बस ये लास्ट है आपका, इससे ज़्यादा फिर अब आगे और नहीं है। बस इसके बारे में हम बस खाली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स और इनका जो है काम क्या क्या है, बस इसके बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा, और बस ये लास्ट है और ज़्यादा नहीं है।
तो इसमें हम ये डिफरेंट डिफरेंट बता रहे हैं आपको कि उनके किस तरीके से उनको वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग तरीके से उनके पोषण मूल्य के आधार पर, और उनकी जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है फूड की, उनके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। और जो है जो भी वो पोषक तत्व उसमें प्रेजेंट है उनके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो ये अलग अलग इनका वर्गीकरण किया गया है, तो इसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछी जाती है। कभी पूछ लिया कि अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर फूड्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो इसमें आपको जानना जरूरी है कि उनका आधार क्या है, उनको अगर फूड को जो डिवाइड किया गया उनका आधार क्या है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद में, तो बस इसके बाद में हम फंक्शन थोड़ा सा और बताएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आ गया फंक्शन ऑफ फूड के बारे में। तो फंक्शन में है जो है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो इसका मतलब है फिजियोलॉजिकल यानी कि जो शारीरिक रूप से ये हमारे अंदर काम कर रहा है फूड, मानसिक रूप से काम करता है फूड, और सामाजिक रूप से जिस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फिजियोलॉजिकल में भी आ जाता है एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। यानी कि एनर्जी गिविंग का मतलब है वो पोषक तत्व जो कि फूड या पोषक तत्व जो कि हमको ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एनर्जी गिविंग कहलाते हैं। और ऊर्जा देने वाले, और बॉडी बिल्डिंग का मतलब है जो कि हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं और जो है मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उनको रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं और नए सेल्स को बनाते हैं, नई कोशिकाओं को बनाते हैं। तो उसके लिए जो है प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी यानी कि जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, रोगों से लड़ने में हेल्प करते हैं, तो उसमें विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं। तो ये है शारीरिक भोजन, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल फूड यानी कि शारीरिक भोजन। तो अब इसमें है एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड मेंटेनेंस। तो एनर्जी गिविंग यानी ऊर्जा देने वाले, और बॉडी बिल्डिंग जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं, सेल्स कोश जो हमारी कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, उनको बना रहे हैं, उनको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, उनको रिपेयर कर रहे हैं, और जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करें, हमारे शरीर को, तो वो जो है इसमें फिजियोलॉजिकल फूड में आ जाते हैं। और उसका एक और है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ में यानी कि जो हमें पोषक तत्व की जरूरत होती है उसके साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो उसमें आपके एंटीऑक्सीडेंट आ जाते हैं और फाइटोकेमिकल्स आ जाते हैं, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आते हैं, अब ये फंक्शन में आप देख सकते हो, ये हम बता चुके हैं जो ऊर्जा देने वाले फूड होते हैं। ठीक है, फिर बॉडी, ठीक है, और जो ये बॉडी बिल्डिंग फूड है ये क्या कर रहे हैं, जो हमारी बोन्स है यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनकी ग्रोथ कर रहे हैं, उनको वृद्धि और उनके विकास में ये मदद करते हैं। और जो प्रोटेक्टिव का मतलब है जो कि हमारे बॉडी को सुरक्षित रखते हैं रोगों से लड़ने में। गुड इवनिंग। ओके, मैं इसको हिंदी में भी ये मेरा पहला वीडियो था इसलिए मैं इसको इंग्लिश में ही लेकर आई हूँ, लेकिन मैं इसको जो है हिंदी में भी, अब जो नेक्स्ट आपका वीडियो मैं तैयार करूँगी आपके लिए, तो उसमें मैं हिंदी में भी रखूँगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूँगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, समझने में और पढ़ने में। ओके, जो ऊर्जा एनर्जी देने वाले फूड हैं, यानी कि जो ऊर्जा देने वाले फूड हैं, ठीक है, वो जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारी ऊर्जा दे रहे हैं। ओके, मैं धीरे धीरे पढ़ाती हूँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है, इस वजह से मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया था। मैं धीरे धीरे पढ़ाती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अब एनर्जी गिविंग फूड की बात करते हैं, जो ऊर्जा देने वाले फूड हैं। ऊर्जा देने वाले फूड में कौन कौन से आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, फैट से भी मिलती है और प्रोटीन से भी मिलती है, तीनों ही आपको ऊर्जा देते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, प्रोटीन से भी हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन फैट से कितनी मिलती है, 9 किलो कैलोरी। यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से लगभग दुगने से भी अधिक हमको फैट से ऊर्जा मिलती है।
ठीक है। फिर है, आप जो इसको, इस ग्रुप को फर्दर फिर दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें कि आ जाते हैं आपके सीरियल्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स, रूट्स एंड ट्यूबर, और दूसरा है आपका जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि शुगर, फैट एंड ऑयल्स। यानी कि जो पहला ग्रुप है उसमें क्या हो रहा है, जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स, रूट्स हैं, ये सब क्या हैं, इनसे हमको पोषक तो सभी मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, और इनसे हमको जो है एंटीऑक्सीडेंट भी मिल रहे हैं, फाइटोकेमिकल्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, एनर्जी के साथ साथ। लेकिन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैसे शुगर है, फैट है और ऑयल है, तो इससे क्या हो रहा है, हमको सिर्फ एनर्जी मिलती है। इसके अलावा फैट और ऑयल है, इनसे तो हमको फैटी एसिड्स भी मिलते हैं, मतलब फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, ठीक है, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो भी हमको फैट और ऑयल से मिलते हैं। लेकिन शुगर से हमको सिर्फ ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, इसके अलावा हमको और कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए प्रेजेंट टाइम पर ये कहा जा रहा है कि जितना से कम आप शुगर लोगे, सॉल्ट लोगे, उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इनसे हमें केवल केवल एनर्जी मिलती है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स में, सॉल्ट है उसमें सिर्फ आपको आयोडीन या आयरन मिल सकता है, लेकिन शुगर से सिर्फ एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। अब जो सीरियल्स हैं उसमें बताया गया है कि ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन और जो है फैट, वाइटामिन, ये सभी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पल्सेस हैं, ये आपको प्रोटीन देते हैं। जो पल्सेस यानी कि जो दाल आप खा रहे हो, उनसे आपको प्रोटीन मिलती है और बी विटामिन मिलते हैं। उसके अलावा और भी विटामिन मिलते हैं, लेकिन जो अधिक मात्रा में मिलती है वो बी विटामिन मिलता है और प्रोटीन मिलता है। 9 किलो कैलोरी यानी कि जो आप एनर्जी को मेजर करते हो, ठीक है, वो किलो कैलोरी में उसको मेजर किया जाता है। ये जो है इकाई है ऊर्जा को मापने की। ठीक है, तो 9 किलो कैलोरी का मतलब है कि अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हो तो उससे आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। कोई भी आप फूड लेते हो तो उसमें आप जब उसकी मात्रा देखोगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, तो फैट में जैसे मान लीजिए कि उसमें आपका 15 ग्राम फैट प्रेजेंट है, किसी फूड में 15 ग्राम फैट प्रेजेंट है, तो 15 ग्राम का मतलब है कि 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी आपको मिलेगी। तो 15 को आप जब 9 से गुणा कर दोगे तो जितनी कैलोरी आपको मिलेगी वो आपकी जो है किलो कैलोरी में होगी, यानी कि उतनी ऊर्जा आपको उस फूड से मिल रही है, उस फैट से आपको उतनी ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, जब मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगी कि आप जो आहार आपका डाइट है उसको किस तरीके से प्लान करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, तो उसमें मैं ये डिस्कस करूंगी कि जो है कितना ये किलो कैलोरी क्या है, किस तरीके से किलो का मतलब फैट को किस तरीके से मेजर किया जाता है, प्रोटीन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं उसमें डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो अब आते हैं ये नट्स एंड ऑयल सीड्स। ये क्या होते हैं नट्स एंड ऑयल सीड्स में, यानी कि आपकी जो काजू हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आपके नट्स में आ जाते हैं। ऑयल सीड्स में जैसे कि जो कि ऑयल सीड जैसे कि आपका सोयाबीन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपको ऑयल भी मिलता है, तेल भी मिल रहा है, और उसके साथ साथ में उसमें प्रोटीन भी अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है, और विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो ये जो है इसमें जो होता है जो नट्स एंड ऑयल सीड ये एनर्जी में तो रिच होते ही हैं, ठीक है, उसके साथ साथ ये फैट और प्रोटीन्स के अच्छे सोर्स होते हैं। गुड सोर्स का मतलब है कि अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन और फैट के। फिर उसके बाद में जो रूट्स एंड ट्यूबर्स होते हैं ये मेनली क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, यानी कि मुख्य रूप से ये हमको एनर्जी देते हैं। रूट्स एंड ट्यूबर्स का मतलब है जो सब्जियां हम जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं, तने वाली सब्जियां होती हैं, तो वो उनको जो है रूट्स एंड ट्यूबर्स कहा जा रहा है, जैसे कि गाजर, मूली है ये, ठीक है, आलू है, तो ये सब क्या होती हैं, ये रूट्स एंड ट्यूबर्स में आ जाते हैं, और इनसे हमको मुख्य रूप से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है।
और कुछ मात्रा में इनमें मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं कि ये प्योर कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, प्योर कार्बोहाइड्रेट का मतलब है शुगर, जिसकी मैंने पहले अभी डिस्कस किया कि प्योर कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर है, जिससे कि हमें सिर्फ एनर्जी मिलती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, होम साइंस की ऑफलाइन क्लासेस भी चलेंगी, तो इसके बारे में कपूरथला पर ये स्टार्ट होंगी, ठीक है, जल्दी ही ये कपूरथला पर अभी जो ये स्टार्ट होने वाली हैं जल्दी ही। अच्छा, ठीक है, कांटेक्ट नंबर इस वीडियो में कांटेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, तो आप उस पर जो है ये कॉल करके ये पता कर सकते हो कि इसकी ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। जल्दी ही कपूरथला में आप स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप जो है इस वहाँ पर कांटेक्ट करके ये जान सकते हो कि ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ठीक है, इसका टाइमिंग वगैरह शेड्यूल वगैरह आप जान सकते हो, ठीक है। हाँ, बुक्स इसके अगर आप होम साइंस की बुक्स एक्चुअली वैसे तो मैं हिंदी जो इंग्लिश की बुक्स जानती हूँ, हिंदी में ये आता है उपकार की बुक्स आती हैं, और आप चेक कर सकते हो कि अगर याडला की है, उनकी बुक अगर हिंदी में आ रही है, और या फिर प्रेमलता मलिक की बुक है होम साइंस की, ये भी अच्छी बुक है, ठीक है, और ट्रूमेंस है और कॉस्मोस है, तो ये सारी जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको वैसे तो ये इंग्लिश में है, लेकिन आप मार्केट में पता कर सकते हो कि अगर ये हिंदी में प्रोवाइड हों तो, और मैं हिंदी में और भी बुक्स आपको पता करके बता दूंगी कि अगर हिंदी की कोई बुक आ रही है होम साइंस की तो उसके लिए भी मैं बता दूंगी, ठीक है। ये चलिए फिर अब बात करते हैं, और जो ये फैट है ये आपको मैंने बताया कि फैट जो है आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और उसके साथ साथ में जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, वो भी हमको प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, सी एंड ई है, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये भी हमको फैट और ऑयल से मिलते हैं। फिर अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स की, यानी कि शरीर सौष्ठव भोजन, जो कि हमारे शरीर को जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं। तो जो फूड प्रोटीन्स में रिच होते हैं, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स वो होते हैं जिनमें कि प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया मिल्क, एग, मीट एंड फिश। तो इसमें भी दो कैटेगरी डिवाइड की, दो भाग में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका मिल्क, एग, मीट एंड फिश, और दूसरा है आपका पल्सेज, ऑयल सीड्स एंड नट्स। तो मिल्क, एग और जो ये फिश हैं, तो इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं, हाई बहुत अधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, और उसके साथ साथ में जो उसमें प्रोटीन की क्वालिटी होती है, जो उसका गुण है वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, बायोलॉजिकल वैल्यू यानी जो जैविक मूल्य है उस प्रोटीन का, वो अच्छा होता है। अब बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, जैविक मूल्य क्या होता है, तो उसका मतलब है, हाँ, विटामिन बी और सी ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है, आपके ए, डी, ई एंड के ये आपके जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। हाँ, वाटर सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि बायोलॉजिकल वैल्यू यानी कि जैविक मूल्य क्या होता है। तो जो प्रोटीन का जैविक मूल्य होता है, जिस प्रोटीन का जैविक मूल्य जितना अधिक होगा वो उतनी अच्छी प्रोटीन कहलाती है। इसका जैविक मूल्य का मतलब है कि अमाइनो जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन की इकाई होती है, ये इससे मिलकर के बना होता है। तो अमाइनो एसिड्स में भी क्या होता है, कुछ आवश्यक अमाइनो एसिड्स होते हैं और कुछ जो है अनावश्यक अमाइनो एसिड होते हैं, यानी कि कुछ एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। तो जो आवश्यक अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, आवश्यक हैं, जिन अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमको फूड से मिलते हैं, ठीक है। तो वो अमाइनो एसिड्स
जब सभी अमाइनो एसिड्स जिस प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, जिन फूड में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उस फूड की जो प्रोटीन क्वालिटी है वो अच्छी होती है। ठीक है, हाँ, सोयाबीन में प्रोटीन अधिक होता है। आप 40 से 45% तक जो है सोयाबीन में प्रोटीन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर कुछ वेजिटेरियन में वेज अगर फूड ले रहे हो तो उसमें सोयाबीन लीजिए, राजमा लीजिए, ठीक है, दाल लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। एग, मीट और फिश में इसमें जो है जो प्रोटीन होता है वो अच्छा होता है और उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना यार कि उसका जो जैविक मूल्य होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जितने भी आवश्यक अमाइनो एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं और अमाइनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बनता है। तो जब सभी आवश्यक अमाइनो एसिड्स उस प्रोटीन में पाए जाएंगे, उस फूड में सॉरी उस फूड में प्रेजेंट होंगे, तो फिर वो जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। सॉरी। फिर आता है पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड नट्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो अच्छे मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो मीट, फिश और एग और इनके कंपैरिजन में जो है उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें जितने आवश्यक अमाइनो एसिड्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होते, किसी न किसी अमाइनो एसिड्स की कमी होती है। तो इसलिए जो है ये पल्सेस, ऑयल सीड और नट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब बताया गया है कि जो फूड्स प्रोटीन, विटामिन और मिनरल में रिच होते हैं, ठीक है, वो जो है रेगुलेटरी फंक्शन भी करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये है नियामक। रेगुलेशन का मतलब है नियामक, नियामक और सुरक्षात्मक भोजन, यानी कि जो हमारे बॉडी की प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं, उनको नियमित रूप से चलाते हैं और उसके साथ साथ में हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि जो ये जो फूड्स होते हैं नियामक और सुरक्षात्मक फूड्स, जिसमें कि विटामिन और मिनरल्स आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारी ठीक है, ये हमारी हार्ट बीट को, यानी कि हमारे जो हृदय की धड़कन है उसको मेंटेन किए रहते हैं। उसके साथ साथ में वाटर बैलेंस, हमारे शरीर में वाटर बैलेंस को बनाए रखते हैं। ठीक है, वाटर को बैलेंस में रखते हैं, संतुलन में रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को उसको भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, मैं पानी ले लूंगी, बस थोड़ा सा बाकी है मैं आपको पढ़ाने के लिए। ओके, सो अब इसमें है कि ठीक है, तो ये आपके हो गए रेगुलेटरी फूड्स, यानी कि जो नियमित रूप से जो है आपकी बॉडी को सुरक्षित रख रहे हैं, और आपकी हार्ट बीट, क्योंकि हार्ट बीट आपकी रेगुलर कंटिन्यू चलती रहती है, तो उनको रेगुलर रखना, ठीक है, उनको नियमित रूप से चलाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें फूड्स की जरूरत है, रेगुलेटरी फूड्स की जरूरत है या नियामक फूड्स की जरूरत है। वाटर बैलेंस ये भी हमें कंटिन्यू मेंटेन रखना जरूरी है, और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रखना जरूरी है। इसलिए इनको रेगुलेटरी फूड कहते हैं, यानी कि नियामक फूड कहते हैं, जिस जो कि नियमित रूप से बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। तो प्रोटेक्टिव फूड्स का मतलब है जो कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। जो बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनसे हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं। तो इनकी भी दो ग्रुप है। पहला है जिसमें कि मैंने बताया मिल्क, एग, फिश एंड लिवर, ठीक है, जो कि एनिमल बेस्ड फूड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये विटामिन में, मिनरल्स में और प्रोटीन्स में रिच होते हैं। इसके साथ साथ में इनकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, वो हाई होती है। ठीक है, और दूसरा है जो आपके वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, इनमें भी विटामिन और मिनरल्स रिच अमाउंट में होते हैं, लेकिन इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो है वो
इनके कंपैरिजन में जो एनिमल फूड्स हैं उनके कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं स्वास्थ्य की मरम्मत और रख रखाव यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ पर। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपके वो फूड्स आ जाते हैं जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। इनके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, जो कि हमको प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है हमको डिजीज से यानी हम हमारे रोगों से लड़ने में ये हमारी मदद करते हैं। तो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कैंसर में, कैंसर को रोकने में, हार्ट डिजीज को रोकने में, और उसके साथ साथ जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसको भी ये कम करते हैं अगर हम पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट फाइटोकेमिकल्स ले रहे हैं। यानी कि प्लांट बेस्ड फूड भी अगर हम बहुत अच्छी मात्रा में लेते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें लिवर का मतलब है बेटा जी ये एनिमल फूड्स, यानी कि आपने देखा होगा जो जो भी नॉन वेजिटेरियन होंगे तो वो क्या करते हैं कि एनिमल्स की लिवर को वो खाया जाता है एज अ फूड। लिवर का मतलब है वो एज अ फूड यूज किया जाता है एनिमल का। ठीक है, तो लिवर का मतलब ये है। जो नॉन वेज वेज होते हैं, नॉन वेज में तो उसमें होता है कि अलग अलग पार्ट्स का वो यूज करते हैं खाने में, तो उसमें लिवर भी आता है। ठीक है, तो ये नॉन वेज है। फिर अगर जो ये प्रोटेक्टिव फूड्स हैं रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, उसके अंदर कौन से फूड आ जाते हैं, फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि ये हमें पोषक तत्व तो प्रोवाइड करते ही हैं, प्रदान करते ही हैं। ओके, तो फंक्शनल फूड में होल ग्रेन, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स एंड स्पाइसेस, तो यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो कि इसमें सोयाबीन भी आ रहा है जो कि हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और उसकी मरम्मत करता रहता है। जो भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, तो वो कंटिन्यू उनकी मरम्मत होती है, उनकी रिपेयरिंग होती है। ठीक है, नए कोशिकाएं बनती हैं। तो इन सब के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और साथ साथ में इन एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स की भी जरूरत होती है। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि अगर जो पोषक तत्व हैं अगर आप उनको सही मात्रा में ले रहे हो, बस थोड़ा सा, बस अगर आप उनको सही मात्रा में ले रहे हो तो क्या होता है कि ये खुद ही आपकी जो बॉडी है वो रिपेयर होती रहती है और जो है वो आपको हेल्दी रखती है, स्वस्थ रखती है। तो इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन कट जाती है। ठीक है, तो स्किन कट जाती है तो आप उस पर कुछ भी मत लगाओ। अगर आप हेल्दी हो, आप उस पर कुछ भी मत लगाओ, कोई भी दवा ना लो, कोई मेडिसिन ना लो, कोई भी आप ट्यूब वगैरह का यूज ना करो, तो धीरे धीरे आपकी स्किन जो है वो हील कर जाती है, यानी कि आपका घाव जो है वो भर जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो ये डाइट ले रहे हैं, जो आहार ले रहे हैं, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पोषक तत्व प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये उस वजह से हो रहे हैं। जो हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, अगर हम आहार अपनी डाइट अच्छी लेते हैं, ठीक है, प्रोटीन और ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट है, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी कम होती है। ठीक है, और जो हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं और सफेद रुधिर कोशिकाएं हैं, तो ये भी क्या होती हैं, ये रेगुलर बेसिस पर इनका जो है ये खत्म होती रहती हैं, नई बनती हैं, खत्म होती हैं, नई बनती हैं, खत्म होती हैं। तो ये रेगुलर चलता रहता है। तो इनके लिए भी हमको जो है एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स की जरूरत होती है। ठीक है, फिर अब बस दो पॉइंट्स और बचा हुआ है। एक तो मनोवैज्ञानिक कार्य और एक सामाजिक कार्य। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि ये फूड्स जो हैं फिजिकल के साथ साथ हमारे हमको इमोशनली भी प्रभावित करते हैं। अगर हम इमोशनली सही नहीं है, अगर हमारा माइंड जो है, दिमाग अगर वो सही नहीं है, तो हम जो है कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकली तो हमको जो काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन हमको अगर मानसिक रूप से भी हमें
जो है इनकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम अच्छे फूड लेते हैं, डिफरेंट वैरायटी के फूड्स लेते हैं, अच्छे-अच्छे फूड्स लेते हैं, तो हमारा मूड भी अच्छा होता है। लेकिन अगर हमको अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो हमारा मूड भी ऑफ हो जाता है। तो ये भी जो फूड है कहीं न कहीं हमारे मानसिक कार्य को मानसिक लेवल पर भी ये हमको प्रभावित करते हैं। ठीक है? अब आते हैं सामाजिक कार्य, यानी कि सोशल फंक्शन है। तो इसमें क्या है कि जो फूड है वो भी ये सामाजिक जीवन का एक पार्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम कोई भी फंक्शन होता है घर का, जैसे कि किसी का बर्थडे हो गया या फिर किसी की शादी हो गई, ठीक है, कोई भी जॉब मिल गई या कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है हम अच्छे अच्छे फूड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी देते हैं उसमें। लोग अलग अलग कल्चर के लोग आ रहे हैं, कास्ट के आ रहे हैं, रिलीजन के आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। तो वहाँ पर आते हैं, वो अपनी जो है भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी जो उनके विचार हैं उनको व्यक्त करके, उनके जो थॉट्स हैं उनको शेयर करते हैं, और साथ में भोजन भी शेयर करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भोजन है वो सामाजिक रूप से ही बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें कि हमने आपके 3-4 टॉपिक आपके कवर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वो नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। तो जल्दी हम उसको लेकर के आएँगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसी तरीके से हमको कमेंट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। हम आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? और आपको कोई भी अगर फ़ी से रिलेटेड या फिर क्लासेस से रिलेटेड, ठीक है? इससे कोई भी क्वेरीज़ अगर चाहिए, तो फिर वीडियो के नीचे आपको वो मोबाइल नंबर दिया गया है, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से आप पूरी डिटेल ले सकते हो। ठीक है?